अच्छा सर, लेकिन एक कोरिलेशन का आपने ज़िक्र किया भारत और कोरिया के बाज़ारों में, और ये हम ही ने सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई किया था कि किस तरह का कोरिलेशन इन दोनों मार्केट्स में बनेगा। सर, ये ज़रा समझाएँ। एक टेबल लाता हूँ आपके सामने। ये देखिए टेबल बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैंने डिटेल निकाली। देखिए पिछले 1 महीने में, 3 महीने और 6 महीने में क्या हुआ है कोरिया के बाज़ारों में। ठीक है, कोरिया के बाज़ार पिछले 1 महीने में 22% घटे हैं, 3 महीने का नेट देखें तो 12% बढ़े हैं और 6 महीने में अभी भी 40% ऊपर है। ठीक है, ये कोरिया के। अब कोरिया में पूरा कहानी 2 स्टॉक की है। एक है सैमसंग और दूसरा नाम है एसके हाइनिक्स। सैमसंग 1 महीने में 26% और हाइनिक्स 1 महीने में 23% घटा है। अभी भी हाइनिक्स 3 महीने में 62% ऊपर है और 6 महीने में 143% ऊपर है। लेकिन 1 महीने में अगर कोई इंडेक्स 20% घट जाए, आमतौर पर कोई भी इंडेक्स हो 20% घटने पर यह माना जाता है कि वो बेयर मार्केट में चला गया। ठीक है, एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट जो कल हमने रखे थे कि अब एफआईज हो ये रहा है जो एक ज़माने में चाइना में हुआ था। जब एफआईज चाइना में पैसा निकाल रहे थे, वहाँ के लोकल लोग सब पैसा लगा रहे थे, रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है, उस समय वहाँ हुआ चाइना में, और उस समय लोगों ने सब काम धंधा छोड़ के वाले मार्केट की ट्रेडिंग करेंगे। सेम सिचुएशन कोरिया में हो गई अभी। ठीक है, और गवर्नमेंट ने कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए, जो हमने बात की कि किस तरह से गवर्नमेंट चाहती है कि लोग कम से कम आए। ठीक है, वो कोरिया में भी हुआ। तो कहीं न कहीं जहाँ रिटेल का एक्सेस हो जाता है कि लोग काम कुछ हद तक हमारे यहाँ भी हुआ है। काफ़ी लोग आप देखिए आईआईटी की डिग्री ले रहे हैं, सीए की डिग्री ले रहे हैं, बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप एल्गो करें, कोई स्किल ट्रेडिंग करें, कोई सॉफ्टवेयर बनाए करें, वो एक अलग बात है। बट अंदाज से ही बैठे हैं ट्रेडिंग कर रहे लोग, नौकरियां छोड़ के। बोले कौन इतना काम करे, कौन मेहनत। कितने लोग आपको 50 एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने अच्छे खासे जॉब छोड़ के यार फुल टाइम क्या है 9 से 3:30 किया फ्री एकदम, उसके बाद लाइफ कूल है, दोस्तों के साथ खेलो कूदो मज़े करो, जिम जाओ, क्लब जाओ, मूवी देखो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, वापस सुबह 8 बजे तो अनिल जी को सुन लेंगे तो पता चल जाएगा रात भर में क्या हो। रात भर को ट्रैक करने की भी ज़रूरत नहीं, क्या करना है ट्रैक करके, सुबह पता चल जाएगा। ऐसी कूल लाइफ है। हाँ, तो वो ऐसे इतना ईजी पैसा कहीं बनता नहीं। अब धीमे धीमे हर एक मार्केट में ये लोगों को समझ में आ रहा है। एक और डेटा आपके सामने रखता हूँ। जून महीने में एफआईज की बिकवाली की एक मैं आपको बताता हूँ। जून महीने में एफआईज ने लगभग $3 बिलियन के आसपास भारत में बेचा है जी। ठीक है, नहीं जून महीने का लाइए, एफआईज की बिकवाली की टेबल है। भारत में 3 बिलियन बेचा, कोरिया में $30 बिलियन बेचा है और ताइवान में $18 बिलियन बेचा है। सोचिए, ये है बिकवाली का आंकड़ा। तो हो क्या रहा है, हम 3 बिलियन में ही हैं, वो 30 बिलियन में, 10 गुना। सोचिए। और दूसरा ये कि वहाँ की जितनी तेज़ी है ना, अब आप रोज़ देखते हैं कोरिया क्यों 6% 8% ऊपर नीचे हो जाता है, 5%, कि 2 स्टॉक मिलके 60-70% मार्केट है उनका। सैमसंग और हाइनिक्स मिलके इतना मार्केट हो जाता है। तो अगर 2 स्टॉक ऊपर नीचे हुए, खेल खत्म है पूरा। हमारे यहाँ ब्रॉड बेस्ड मार्केट है। अब धीमे धीमे एफआईज को भी समझ में आ रहा है कि भारत का बाजार ब्रॉड बेस्ड है, यहाँ यूफोरिया नहीं है, वैल्यूएशन ठीक है। तो अब कहीं कहीं धीमे धीमे ये चीज़ें बदल रही है। अब आइए, इस बीच में निफ्टी ने क्या रिटर्न दिया है और आईटी इंडेक्स ने हमारा क्या रिटर्न दिया है। पिछले 1 महीने में निफ्टी ½ % ऊपर है, आईटी इंडेक्स फ्लैट है। 3 महीने में निफ्टी फ्लैट है, आईटी 10% नीचे है। 6 महीने में निफ्टी 7% नीचे और 27% हो ये रहा है। पिछले 1 महीने में तेज़ी से कोरिया के बाजार लुढ़के हैं और 30 बिलियन की बड़ी बिकवाली की है एफआईज ने। ठीक है, अब इसका हमारे लिए क्या मतलब, ये डेटा हम क्यों डिस्कस करें, कभी कभी बड़ी पिक्चर समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज़ है कि भारतीय बाजारों के लिए, भारतीय आईटी कंपनी के लिए राहत की बात है, क्योंकि एमर्जिंग मार्केट्स में जैसे जैसे कोरिया का वेटेज बढ़ेगा, थोड़ा वेटेज हमारी तरफ भी शिफ्ट होगा। तो कई सारे पैसिव फंड है एफआईज के जो एमर्जिंग मार्केट्स में इंडेक्स में पैसा लगाते हैं, वो हमारे पास हैं। 6 महीने बाद जून के महीने में पहली बार भारतीय बाजारों ने एमर्जिंग मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया, लगभग 3.5%, प्रिसाइजली 3.4% से। तो अब जाके, नहीं तो अभी तक हमने जितनी अंडर परफॉर्मेंस की एमर्जिंग मार्केट्स में 20% की, 22% के, इतिहास में कभी नहीं हुई। तो हमने बहुत बुरा समय एमर्जिंग मार्केट्स के सामने देख लिया। अब इसका फ़ायदा एक तो ओवरऑल एफआईज के फ्लो के लिहाज से और हमारा वेटेज एमर्जिंग मार्केट्स में बढ़ने के लिहाज से फ़ायदा होता है, बड़ी पिक्चर। दूसरी बड़ी पिक्चर आईटी शेयरों के लिए है, क्योंकि सेमीकंडक्टर, चिप्स, एआई वाले शेयर जितना जोर में भाग रहे हैं, हमारा आईटी को कोई पूछेगा। आप देखिए, अब वो ट्रेड रिवर्स होने लगा आईटी में। अब आप देखिए, ऐसा नहीं कि एक भी आईटी कंपनी ने बहुत ग्रेट रिजल्ट दिया, करेक्ट, ना टीसीएस ने दिया, ना एलटीटीएस ने कल, लेकिन उसके बावजूद शेयर घटते नहीं, बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी ताकत किसी शेयर या इंडेक्स की तब होती है जब वो खराब खबर पे बढ़े, करेक्ट, और सबसे बड़ी कमजोरी की अच्छी खबर पे घटे।
ठीक है। सो इसका मतलब क्लियर कट है कि अब लोग मान रहे हैं कि भाई हो गया, बहुत पीट दिया इनको, ये भाव से ठीक है। और वहाँ पे जितना आप सोचो, अच्छा मज़े की बात है, कई लोगों को लग रहा हो कि इतनी तेज़ी बहुत पैसा बना है। ऐसा नहीं कि एफआईज ने वहाँ कोरिया में बहुत पैसा बना लिया है, बहुत कम। अगर 100 एफआईज कोरिया में जाके पैसा लगा रहे हैं तो उनमें से 10 ही शुरुआत में लगा पाए, 70, 80, 90 तो बाद में ही आए हैं। जब तक इन्फ्लेट हाँ, सब ऊपर होने के बाद में जब तक वो पहुँचे तब तक बहुत लेट है। सो आई थिंक थोड़ा सा ये भारत के फेवर में ये चीज़ें बन रही है, वो की अच्छी बात है। ओके, डन। अच्छा सर, अब थोड़ा और इंडिया फैक्टर्स पे फोकस करते। रुपया लाइफ लो के बहुत करीब आ यार मेरे को एक ही चीज़ की टेंशन मतलब मेरे को ऐसा अच्छा फील नहीं होता एक्चुअली रुपए को देख के कि क्या है, 96.96 का लाइफ लो है और हम 96.26 यानी 70 पैसे दूर है खाली, ठीक है। $125 पे क्रूड था तब हमारा बनता था कि हम 97 पे आ जाएं, लेकिन जब क्रूड $85 पे है फिर भी 97 पे है, ये क्या बात है? सही बात है। तो और अच्छा, ऐसा नहीं कि कोई डॉलर इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो तब से अब तक, वो भी 101 के आसपास ही पड़ा है, ठीक है। तो रुपया इतना कमज़ोर होना फिर वो कंफर्ट नहीं देता। कंफर्ट मतलब मेरे कंफर्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे को कौन सा कंफर्ट से क्या क्या कुछ हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं एफआई हूँ फिर मैं अभी सोचूँ कि चलो यार वैल्यूएशन ठीक हो रहे हैं, आ जाओ यार 24,000 पे पैसा डालते हैं, ठीक है। ठीक है यार 24,000 लेवल ठीक है, डाल देते हैं। कोरिया वोरिया में यार बाकी में सब वैल्यूएशन अनाप शनाप है, ये थोड़ा सस्ता दिख रहा है, मैं डालूँ 3-4% आपका रुपया कमज़ोर हो जाए, वही का वही आ गया, मैं तो 4% निफ्टी बढ़ भी गया तो मेरा क्या फ़ायदा? करेक्ट। तो पॉइंट ये है कि जब तक कच्चा तेल तेज़ी से ना घटे और जब तक रुपया तेज़ी से ना घटे, रुपए बढ़े, माफ़ कीजिएगा, रुपए का बढ़ना, क्रूड का घटना, हाँ होगा दोनों साथ साथ, जी जी वो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। रुपया घटा भी वापस क्रूड की वजह से ही है, लेकिन पॉइंट ये कि कितना घटना है ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। आप उतना नहीं कर सकते ना जितना $125 पे घट रहे थे। दिस इज़ नॉट फेयर, राइट। सो मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ें जब होंगी ना तभी बाजार भी चलेंगे और तभी एफआईज भी जोर से आएंगे। एफआईज ने अब मैं कल भी किसी एक बड़े एफआईज के बंदे से बात कर रहा था, उन्होंने बोला जो एफआईज ब्रोकरेजेस में हैं और कई दुनिया भर के एफआईज, बोले पहली बार भारत के बारे में सुनना शुरू किया इन लोगों ने। पिछले साल भर से तो उनको कोई भारत की स्टोरी बेच रहा, बोले अपॉइंटमेंट नहीं देते थे। अगर आप यहाँ से सिंगापुर, हांगकॉन्ग और लंदन, अमेरिका जाओ कि मिलने आए भारत से आए, बोला अभी इंटरेस्ट ही नहीं है आपके मार्केट में। हाँ हाँ, कितने सारे एफआईज, अब किसी के पुराने पैसे लगे हुए हैं, सब जीरो तो नहीं हो गए, तो वो तो मिलेंगे ही भाई। अगर मेरे पैसे बने, आप भारत से आ रहे हो, मैं एफआई हूँ, हाँ तो मैंने अच्छा नया जी आ रही, चलो पूछ लेते, मेरे पास 4 स्टॉक है, क्या लग रहा है। लेकिन अगर मुझे नया लगाना है तो मैं अपॉइंटमेंट ही दूंगा, नया जी नहीं अगली बार मिलेगा, इस बार तो मैं बहुत बिजी हूँ, वैसा हाल है। लेकिन अब सुनने लगे, देखने लगे, बात करने लगे, दैट इज़ बिग चेंज कि एटलीस्ट अब भारत को आप कंसिडर करना शुरू कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें रुपया ठीक हो जाए, थोड़ी सी परफॉर्मेंस, हमारी अर्निंग्स ठीक ठाक आ रही है, थोड़ी सी और ठीक हो जाए तो एफआईज भी आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं।